हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम 1950 से अभी तक की जितनी भी योजनाएं हैं 2025 तक की, वो सभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमने पिछला जो छोटे छोटे करके वीडियो बनाए थे अलग अलग, इसको पूरा यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, जिससे एक साथ आप रिवीजन कर सकें 1 घंटे के अंदर। तो ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो हो, या यूपी SSSC के थ्रू जो एग्जाम होते हैं, जहाँ पे भी योजनाएं पूछी जाती हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस, आरओ यारो कंबाइंड पेड ग्रुप जो चल रहा है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको वहीं पर मिलेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सामुदायिक विकास परियोजना के बारे में, ये 1952 में आई थी, 2 अक्टूबर 1952, जहाँ पे केवल ईयर दिया रहेगा, मतलब कि उसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं कहीं पे मेंशन है, तो वहाँ पे केवल ईयर लिखा रहेगा, नहीं तो डेट लिखी रहेगी। ये सभी जो योजनाएं हैं आज़ादी के बाद वाली, इनमें ज़्यादा डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहती, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य था ग्रामीण समाज में एकीकृत विकास करना, मतलब ग्रामीण समाज को मतलब अच्छे से उसका चहुमुखी विकास करना। और ये जो सामुदायिक विकास योजना है, ये स्थानीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, क्योंकि इसमें ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे काम किए जा रहे थे पंचायतों की हेल्प से। तो ये है स्थानीय स्वशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। ये स्टेटमेंट बन सकता है जब भी हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, पंचायतों की बात करते हैं, तो इसमें सामुदायिक विकास परियोजना सबसे पहले आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसके जनक कौन थे। तो उस टाइम पे पंचायत राज के मंत्री जो थे, सुरेंद्र कुमार डे, ये जो है इनको माना जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जनक थे। नेक्स्ट बात करेंगे, अत्यधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम एक आया था 1966-67 में। इसका उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और खाद्यान्न में देश को आत्मनिर्भर बनाना। आज़ादी के बाद हमारा बहुत सारा डिपेंड रहते थे अलग अलग देशों पे, गेहूं वगैरह बाहर से आता था, तो खाद्यान्न की समस्या थी, तो उस टाइम पे यही मेन मुद्दा था। तो ये 66-67 में आया था। फिर एक ट्राइसम योजना आई थी 79 में, जिसका एक मतलब था कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इसका मतलब लेना देना था। ट्राइसम का था मतलब यहाँ फुल फॉर्म अगर माने तो रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए था। 1979 में आया था। बस इतना याद रखिए किस ईयर में आया था, किस चीज़ के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे ड्वाक्रा योजना, ये सब योजना जो है अरेंज करने को एग्जाम में आ जाती है, जिसको यहाँ फुल फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरी देने की बात की गई थी। जो है न्यूनतम वेतन में, मतलब जितना कुछ ऐसा वेतन दिया जाए जिनसे उनका गुजारा अच्छे से हो सके। 1982-83 में आई थी ये ड्वाक्रा योजना। पहले ट्राइसेम आई थी, उसके बाद ड्वाक्रा आई थी। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना, ये 85-86 में आई थी। बहुत सारी ऐसी भी योजनाएं हैं जिनका नाम अभी बदल दिया गया। जो पुरानी योजनाएं होती हैं उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके नाम बदल के अलग अलग सरकारें उसको आगे चलाती हैं। तो इंदिरा आवास योजना आई थी 1985-86 में। और ये जो है पीएम आवास योजना ग्रामीण इसको कहा जा सकता है, मतलब इसको ये भी कहते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण। अभी वर्तमान में इस तरह के नाम ऐसे बदले गए थे, बाद में भी बदले गए थे कई बार इसके नाम। तो वैसे अगर ये इंदिरा आवास योजना आए तो आप ईयर यही वाला लिखेंगे। उद्देश्य इसका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों को पक्के मकान देना। मकान मतलब पूरा कई BHK मकान नहीं, छोटा सा एक कमरा। तो उसी तरह से है ये गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए। फिर राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में आया था। ये सब अरेंज करने को एग्जाम में पूछा जा चुका है। उद्देश्य है इसका ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। इसके अलावा इसमें जो है सामाजिक भागीदारी के तहत कार्य किया जाएगा। ये राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो आया था, इसमें लोगों के सहयोग से काम किया जा रहा था पेयजल मिशन में 1986 में। फिर जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना एक आई थी 1988 में, जिसका उद्देश्य था जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय होते हैं वो क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमता, उनकी जो है क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना। मतलब किसी भी क्षेत्र में जो भी कृषि जलवायु क्षेत्र होगा, मतलब कृषि विश्वविद्यालय होगा, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, वो उस एरिया में जैसी जलवायु उसके हिसाब से खेती कैसे की जाए उनका सबका अध्ययन करेगा। तो इसलिए जो है ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना आई थी 88 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया था 1988 में, ग्रामीण साक्षरता को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। फिर है जवाहर रोजगार योजना 1988-89 में आई थी जवाहर रोजगार योजना। और ये कभी कभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान थी। तो आपको लगभग सबका पता होना चाहिए। जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़ लेंगे तो जिस ईयर की योजना आप पढ़ रहे हैं उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आई थी जवाहर रोजगार योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने थे। अब रोजगार लिखा है तो आपको यही मतलब पता ही चल गया होगा रोजगार के लिए है ये। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक आई थी 93 में, 2 अक्टूबर 93
में, जिसमें शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता देने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार में वित्तीय सहायता दी जाएगी स्वरोजगार के लिए, और जवाहर रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। नेक्स्ट है वाटरशेड विकास कार्यक्रम। ये सब जो है ये अरेंज करने वाले में लिखा रहता है अक्सर। वाटरशेड विकास कार्यक्रम 94-95 में आया था, जिसका उद्देश्य वर्षा जल संचय करना, मृदा अपवाह रोकना, पशुओं के लिए जलकुंड बनाना, ये सब इसके तहत आएंगे। जैसे अभी जो कैच द रेन टाइप का एक कार्यक्रम चल रहा है, 2014 से जो स्कीम्स है उसको हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहीं पे एक रह गई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो यहीं पे लिखिए 1998 में आई थी। किसानों को सस्ते दर पर जो है ऋण देने के लिए 98 में आई थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसको KCC बोलते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एक आई थी 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में आई थी ग्राम समृद्धि योजना, जिसके तहत गाँवों में स्वरोजगार और सतत विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका के अवसर बढ़ाना। स्वरोजगार की बात की गई है, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाना की यहाँ पे मतलब ग्राम की समृद्धि की बात की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा अमीर हो सके गाँव, इसलिए आई थी ये 1999 में। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में आई थी 1999 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु सहायता देना, जिसके तहत प्रशिक्षण और ऋण, विपणन, बुनियादी ढांचा, इन सभी की बात की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1999 में आई थी, स्वरोजगार के लिए थी ये। नेक्स्ट बात करेंगे अन्नपूर्णा योजना की, 1 अप्रैल सन 2000 में आई थी। ज़्यादातर जो है ये क्रम वाले में योजना डाल दी जाती है। 2000 में आई थी, 1 अप्रैल सन 2000 में। उद्देश्य निर्धन और बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो ये सन 2000 की है, जिसमें खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बात की गई थी। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना, ये सन 2000 में आई थी। उसके बाद आवास योजना भी आई थी सन 2000 में ही, एक ही टाइम पे। फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना एक आई थी, जो सन 2000-2001 के वित्तीय वर्ष में उसी टाइम पे आई थी, ग्रामोदय योजना भी। तो ये तीनों लगभग एक ही बार की हैं। और ये जो ग्रामोदय योजना है, इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़कें, पेयजल, ये सब कुछ आ जाता है ग्रामोदय में। आवास भी आ जाएगा, ग्रामीण सड़कें भी आ जाएंगी, और प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ आ जाएगा। कभी कभी UPSSC के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसका ग्रामोदय से संबंध है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से। तो ये सब कुछ आ जाएगा इसमें, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ग्रामीण सड़कें, पेयजल वगैरह सब। फिर एक पूरा योजना, UPSS में पूरा योजना से क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो 2003 में आई थी। इसका उद्देश्य था प्रोवाइड अर्बन, मतलब यहाँ पर पूरा का फुल फॉर्म ही यही है, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं के लिए मतलब पूरा योजना आई थी 2003 में। ग्रामीण और शहरी का अंतर को कम करने के लिए, जो गैप होता है दोनों का, उसको कम करने के लिए योजना थी। फिर एक काम के बदले अनाज योजना, 14 नवंबर सन 2004 में आई थी। ये 2004 की योजना है, काम के बदले अनाज। इसके तहत 150 सबसे पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार पैदा करना, जिसके तहत भोजन वगैरह की व्यवस्था थी मजदूरों के लिए। और इसमें जो काम कराया जाएगा वो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का काम कराया जाएगा। काम के बदले अनाज योजना में 2004 की योजना है। स्वजल धारा कार्यक्रम एक आया था सन 2002 में, 25 दिसंबर 2002 में, जिसके तहत गांव में न्यूनतम लागत पर पेयजल उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए आया था स्वजल धारा कार्यक्रम, जिसमें हैंडपंप वगैरह लगाए जा रहे थे। 90% खर्च इसमें सरकार ले रही थी, बाकी जो जिसको लगवाना होता था वो लगाता था, मतलब खर्चा वो अपना वहन करता था। नेक्स्ट बात करेंगे, अगली योजना है भारत निर्माण कार्यक्रम, 2005 में आई थी, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें थी। सड़क थी, आवास था, टेलीफोन, बिजली, पानी, सिंचाई बेहतर करना। इसमें टेलीफोन वगैरह भी आ गए, याद रखिएगा, भारत निर्माण में सन 2005 में आया था ये योजना। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, जो कि सन 2005 का है, 12 अप्रैल 2005 का, यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल 2005। उद्देश्य था ग्रामीण आबादी विशेषकर कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो है उद्देश्य था। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सन 2006 में आया था, 2 फरवरी सन 2006 में, और मतलब शुरू हुआ था ये कार्यक्रम 2006 में, और ये राजस्थान से शुरू हुआ था। इसी को नरेगा कहते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और ये एक अधिनियम के तहत आया था। ये अधिनियम 2005 वाला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में आया था। इसके तहत ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो 2 फरवरी सन 2006 में। बाद में इसी का नाम 2009 में जाके जो है महात्मा गांधी के नाम से रख दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रखा गया, जिसके तहत 100 दिन तक का गारंटीकृत रोजगार उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 2007-8 में आई थी, जिसके तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में
सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई थी और इसके अलावा कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि हासिल हो सके, ऐसी यहाँ पर बात की गई थी। तो ये है सार्वजनिक निवेश के लिए, कृषि के क्षेत्र में जो निवेश ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके लिए आई थी 7-8वीं योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम ये है जो है 2009 में आया था ये, और इसी तरह का कई सारा हम पेयजल और पढ़ चुके हैं, उसको भी देखिएगा, लेकिन ये वाला है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में। ग्रामीण भारत में हर व्यक्ति को पीने, खाना पकाने, अन्य घरेलू जरूरतों को के लिए पर्याप्त और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए योजना थी ये। यहाँ पर खाना पकाने वगैरह सब कुछ ही इसी में शामिल है, 2009 में जो आया था। अब देखिए लगभग अब जैसे हर नल से जल वाला कार्यक्रम आया है, हर घर नल से जल, वो भी अभी ये सब जो है मॉडिफाई करके आता है, जो पुरानी योजनाएं होती हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके देते हैं, तो वो सब हम मोदी सरकार वाली योजनाओं में करेंगे। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो पहले योजना थी राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जून 2011 में आई थी ये। इसके तहत ग्रामीण गरीबी दूर करना, स्वरोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य था। 2011 की योजना है ग्रामीण आजीविका मिशन। ये हो गई योजनाएं जो 2014 तक की सबसे इंपॉर्टेंट वाली थी। अब इसी में पंचवर्षीय योजना भी देख लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़नी है वो मोदी सरकार वाली स्कीम्स हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले किसी वीडियो में। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के बारे में सबसे पहले इसके बारे में कुछ प्रारंभिक कदम जो उठाए गए थे। 1934 में एक आया था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि विश्वेश्वरैया द्वारा दिया गया था। ये 10 साल का ये प्लान था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किसने दिया था? विश्वेश्वरैया ने। 10 साल का ये प्लान था। पीसीएस में ये पूछा जा चुका है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किससे संबंधित है? विश्वेश्वरैया से। फिर है 1938 में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो 1938 में पहली बार बनी थी। उस टाइम पे आपको पता होगा 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो सेशन हुआ था उस टाइम की ये बात है। फिर जो है 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था, जिसमें अध्यक्ष थे सर आरदेशी दलाल। इसमें जो है एक प्लान बना था, 15 साल का प्लान था ये, जिसको बम्बई के 8 पूंजीपतियों के द्वारा शुरू किया गया था। बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। इन सबको भी अरेंज करने को एग्जाम में दे देते हैं। फिर 1945 में जन योजना एक आई थी, जिसको पीपल्स प्लान कहते हैं। इसको MN रॉय के द्वारा दिया गया था। 1945 में जन योजना आई थी। फिर है 1950 में एक आई थी सर्वोदय योजना, जिसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था सर्वोदय योजना को, और ये भी अरेंज करने में आपको मिल सकता है एग्जाम में। फिर जो है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में इसी के द्वारा ये सब जो है पंचवर्षीय योजना वगैरह चलाई जा रही थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब आ गया? तो 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग जब बना था उसके बाद ही एक परिषद बनी थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 1952 को बनी थी राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग और ये दोनों मिलकर काम करते थे। फिर यहाँ पर पंचवर्षीय योजना के बारे में कैसे याद रखेंगे वो सब चीज़ें, तो 3 बार इसमें गैप आया था। टोटल 7 साल का गैप आया था। 5-5 साल के लिए योजनाएं चलती थी, लेकिन 3 बार गैप आया था। और टोटल साल मिलाया जाए तो 3 साल का एक बार 2 साल का, एक बार 2 साल का, 7 साल का गैप आया था। और सबसे कब गैप आया था वो पहले पढ़ लेते हैं। तो 1966 से 69 ये 3 साल का गैप जो है तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन RO वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इस तरह से कि निम्न में से किस योजना के पहले गैप आया था या किसके बाद आया था, इस तरह से। फिर 1978-80 के टाइम पे आया था। 1978 से 80 में 2 साल मतलब गैप था। 5वीं और 6ठी के बीच में गैप था। फिर 1990 से 92 के बीच में 2 साल का गैप था, 7वीं और 8वीं के बीच में। तो ये 3 बार गैप आया, टोटल 7 साल का। अब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। मॉडल था इसका हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ। कभी कभी जो पहली 3 हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी? कृषि को, क्योंकि उस टाइम पे कृषि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। खाद्यान्न हमारा बहुत कम था। लक्ष्य था इसमें 2.1% तक अचीव करना, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा अचीव किया था, मतलब 3.6 तक, मतलब लक्ष्य से ज़्यादा अचीव किया था इसमें। राष्ट्रीय आय उस टाइम पे कितनी थी? 18%। प्रति व्यक्ति आय थी 11%। कभी कभी इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, क्योंकि ये शुरुआत की बात है। फिर जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम उसी टाइम पे चला था, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, 1952 में। और सिंचाई परियोजना जो है उस टाइम पे 3 चलाई गई थी। कृषि का विकास उस टाइम पे किया जा रहा था, तो 3 परियोजनाएं आई थी, भाखड़ा नागल व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। सब पहली पंचवर्षीय योजना की देन है।
नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली थी 5 साल। उस टाइम पे इसका मॉडल किसने पेश किया था? पीसी महालनोबिस ने। उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। प्राथमिकता इसमें भारी उद्योग और खनिज को दी गई थी। भारी उद्योग मतलब कृषि को छोड़ दिया गया, भारी उद्योग और खनिज को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। उद्योग इसमें इस टाइम पे लगे थे 3 प्रमुख, जो है पहला तो है दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में लगा था, यूके के सहयोग से ही लगा था उद्योग। और ये पूछ लिया जाता है कई बार, दुर्गापुर वाला किसने लगाया था, किसके सहयोग से लगा था, या फिर भिलाई वाला, राउरकेला वाला। तो दुर्गापुर वाला यूके के सहयोग से पश्चिम बंगाल में, भिलाई वाला लगा था यूएसएसआर के सहयोग में, क्योंकि उस टाइम पे रूस का विघटन नहीं हुआ था। फिर राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे जो उद्योग लगा था, फैक्ट्री लगी थी, वो जर्मनी के सहयोग से लगी थी। तो तीनों किसके सहयोग से लगी थी, याद होना चाहिए कहाँ पे है कौन सा। फिर जो है तीसरा पंचवर्षीय योजना मॉडल 1961 से 66 तक चला 3 साल। उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को स्वतः और आत्मनिर्भर बनाना, स्वतः स्फूर्त और आत्मनिर्भर बनाना। प्राथमिकता थी इसकी कृषि और उद्योग दोनों। देखिए पहली बार वाले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में अब एक को एक छोड़ नहीं सकते हैं, तो कृषि भी इंपॉर्टेंट थी, उद्योग भी, तो दोनों को यहाँ पर लेकर चले। और इस टाइम पे 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी झारखंड में। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना जो है झारखंड में की गई थी, किसके सहयोग से? यूएसएसआर के सहयोग से 1964 में। और इसी टाइम पे हरित क्रांति आई थी, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा इसको भारत में पेश किया गया था। और इसमें जो है 1966 से 67 के दौरान ये आई थी हरित क्रांति, जिसमें खेती को बहुत ज़्यादा बल मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर योजना अवकाश आ गया। 66 से 69 तक कोई योजना नहीं चली, 3 साल की वार्षिक योजनाएं चलती थी, क्योंकि सरकार चेंज हुई थी तो एक साल की योजना चला रही थी, जिसमें जो है ये योजना अवकाश के टाइम पे कृषि संबद्ध क्षेत्र और उद्योगों पर बल दिया जा रहा था। ये जो एक साल की योजनाएं थी 3 साल की। तो फिर जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आई थी 69 से 74 के दौरान। 69 से 74 के दौरान गैप कब था वो आप याद रखेंगे तो ये सब याद हो जाएगा। मॉडल कौन सा था? डीआर गॉडगिल मॉडल इसको कहा जाता है, चौथी वाली को। और उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात इसी में की गई थी पंचवर्षीय योजना में, चौथी वाली। फिर जो है विशेष, इसमें एक विशेष बात थी समाजवादी समाज की स्थापना करना भी इसका वो था उद्देश्य। बस याद रखिए कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की यहाँ पर बात की गई है। फिर है परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसी चौथी वाली के दौरान शुरू हुआ था, जब ये इंदिरा गांधी का यहाँ पे शासन चल रहा है उस टाइम पे, मतलब प्रधानमंत्री हैं उसी टाइम की ये सब बातें हैं। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत इसी में की गई थी। ऑपरेशन फ्लड आया था, दुग्ध विकास की मतलब शुरुआत हुई थी 1970 में। फिर जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक आई, जिसका उद्देश्य था पांचवी का, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है यहाँ पर, गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी और आत्मनिर्भरता की। पहली बार गरीबी उन्मूलन की बात पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। प्राथमिकता था यहाँ पर आर्थिक स्थायित्व। उद्देश्य आप याद रखिएगा सबका, लगभग कभी कभी पूछ लिया जाता है इधर उधर से। 20 सूत्री कार्यक्रम इसी दौरान शुरू हुआ था 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसी टाइम पे शुरू हुआ था 74-75 में। काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू हुआ था 77-78 में जनता पार्टी के द्वारा। बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो जनता पार्टी ने इसका जो है ये पंचवर्षीय योजना फिर से समाप्त कर दी। जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट हटती थी पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती थी। फिर एक आती थी अनवरत योजना। ये लोग एक साल की स्कीम्स चलाते थे, एक साल में टारगेट अचीव करने का प्रयास करते थे। तो ये 78 से 80 तक चली थी अनवरत योजना, जिसके तहत जो है उस टाइम पे मोरारजी देसाई की सरकार थी। लकड़ावाला के सहयोग से ये आर्थिक एक मतलब इकोनॉमिस्ट थे लकड़ावाला, इनकी स्कीम्स आपने पढ़ी होगी गरीबी वाली। तो लकड़ावाला के सहयोग से ये जो है अनवरत योजना चली थी। और उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त की गई। इस टाइम पे शराबबंदी पर फोकस किया गया। जन वितरण प्रणाली इसमें शुरू की गई, जो पीडीएस सिस्टम शुरू किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। मतलब इन 2 सालों में इतनी सारी चीज़ें हुई, शराबबंदी वगैरह ये सब भी इसी टाइम पे हुआ था मोरारजी देसाई की सरकार में। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई। यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है कि ये अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो एशियन ड्रामा के लेखक हैं, एशियन ड्रामा में जो है इन्होंने लिखा है गुरनान मिल्डर ने, तो इन्होंने ही उसी में मतलब एशियन ड्रामा में इसका जो है प्रतिपादन किया था अनवरत योजना का। फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चली। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। अभी तक जो है गरीबी उन्मूलन की सिर्फ बात थी, रोजगार की बात नहीं की गई थी। ये वाली छठवीं वाली में 80 से 85 वाली में रोजगार की भी बात की गई। दोबारा जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो वहाँ पे रोजगार की भी बात की गई।
फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 तक चली। जॉन मिलर मॉडल इसको कहा जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना को। फिर जो है 2 साल का गैप आया था, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद फिर राजीव गांधी आए, तो उसके बाद फिर राजीव गांधी के बाद थोड़ा सा राजनीति में उथापतल हुई, जब उनकी जो है हत्या हो गई थी उसके बाद, तो 2 साल जो है गैप आया था। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 92 से 97, जिसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन की बात पहली बार 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। फिर 9वीं आई 97 से सन 2002 में, जिसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। अब इसमें जो है थोड़ा थोड़ा बस आपको उद्देश्य दिमाग में रखना है और कब कब चली थी इसका टाइम पीरियड, और बाकी इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाली में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, जिसमें देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, उसके बाद जो है 10 साल में प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी करना, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 12 के बीच में आई थी, और इसका उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास करना। 2007 से 12 तीव्रतम और समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चली थी। इसमें तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। धारणीय विकास की बात 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है, समावेशी विकास की बात 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। इस तरह से जो शब्द हैं वो शब्दों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जिस तरह का आप एग्जाम देंगे उसी टाइप का आप पढ़ तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन लेवल अपने दिमाग में उसी तरह का सेट करिएगा कि आप एग्जाम कौन सा वाला देने जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए लिखा है कि आप उस दौरान की योजनाएं आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, मतलब ये जो 2014 से अभी तक की। पिछले वीडियो में मैंने कहीं मोदी सरकार की योजनाएं ऐसे बोल दिया था तो थोड़ा लोग ऑफेंड हो गए थे, तो वो सब मत करिए। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी, तो जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी योजना आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और ज़्यादा पूछी जाती है, आपको ये पता ही होगा। तो ये फैक्ट है, पास होने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो वो है। अगर मेंस वगैरह में भी अगर आप लिख रहे हैं क्वेश्चन, तो उस टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम को क्रिटिसाइज़ ना करें। अपना व्यू रख सकते हैं लास्ट में, लेकिन एक सजेशन की तरह। तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए भी कि गवर्नमेंट के साथ है, आप उसके एम्प्लॉय बनने वाले हैं, तो इस तरह से रहना चाहिए। और एक और चीज़ कि यूट्यूब में आजकल वो AI वर्जन आ गया है कि उसमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है अपने मतलब वॉइस को। तो ओरिजिनल वॉइस के लिए आप सेटिंग में जाके ऊपर जहाँ पे वीडियो चलता है ऊपर 3 डॉट बने होंगे, वहाँ से जाके ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक में ओरिजिनल वॉइस कर दीजिएगा, तो आपको ओरिजिनल वॉइस ही आएगी। नहीं तो आजकल वो कन्वर्ट कर दे रहा है, 2-3 दिन पहले ही अपडेट हुआ है कुछ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रथम कार्यकाल ये 26 मई 2014 से शुरू हुआ था। उस दिन जब मतलब पूरा शपथ ग्रहण वगैरह हुआ था, उसके बाद से ये योजनाएं हैं। सबसे पहले 2014 की योजनाएं, ये सब बहुत अरेंज करने को एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको सबसे पहले देखते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। 2015 में एक आया था डिजिटल भारत मिशन, वो हम आगे देखेंगे। 2015 1 जुलाई को आया था। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 21 अगस्त 2014 को, और इसी के बाद से बहुत सारी योजनाएं आई थी। इन सभी योजनाओं को थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू में मतलब एक साथ लिख दिया है इसलिए, क्योंकि याद करने में इससे आसानी होती है। क्रम ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद करने के लिए एक साथ लिखा है। आगे इसके बारे में और भी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये आई थी 28 अगस्त 2014 को। पहले ये 21 अगस्त, ये 28 अगस्त। फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये 25 सितंबर को आई थी 2014। 25 सितंबर 2014 अंत्योदय योजना आई थी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आया था। इन सभी जैसे ये योजनाएं हैं, हमने जैसे आज़ादी के बाद की कुछ योजनाएं पढ़ी थी, बहुत सारी योजनाएं उन्हीं को नाम कन्वर्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन्हीं का नाम चेंज करके सभी योजनाएं बनती हैं। तो बस सबका अभी जो पढ़ रहे हैं हम इसका एग्जैक्ट नाम आपको याद होना चाहिए। उसको अलग पढ़िएगा, इसको अलग पढ़िएगा। स्वच्छ भारत मिशन ये 2 अक्टूबर 2014 को आया था। फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। ये सब बहुत अरेंज करने वाले पार्ट में डाल देते हैं इसको, 11 अक्टूबर 2014। फिर श्रमेव जयते आई थी 16 अक्टूबर 2014 को। फास्टैग योजना आई थी 31 अक्टूबर 2014 को, जो गाड़ियों पर लगाते हैं। जीवन प्रमाण पत्र एक स्कीम आई थी जो है 10 नवंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष आया था 25 दिसंबर 2014 को। बहुत बार इसको मैचिंग में पूछा जाता है। मेक इन इंडिया आया था 25 सितंबर 2014 को। ये मेक इन इंडिया एकदम लास्ट में लिखा हुआ था, तो इसको उठा के हमने यहाँ कर दिया है, जैसे ये ऑर्डर सही रहे। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को आई थी। अब यही जो योजनाएं हमने देखी, इसी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जो कि 21 अगस्त 2014 में रांची से शुरू हुआ था, झारखंड से। इसका उद्देश्य था डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना। बाद में इसी को थोड़ा मिशन के तौर पर शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को, जिसको 2015 की योजनाओं में हम कवर करेंगे। ये बस डिजिटल इंडिया है 21 अगस्त 2014। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त को शुरू हुई थी। घोषणा इसकी कर दी गई थी 15 अगस्त को ही, लेकिन ये शुरू हुई थी। यहाँ पर घोषणा की डेट नहीं पूछा जाता ज़्यादा,
कब शुरू हुई थी योजना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारी योजनाएं आपको अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कभी घोषणा की तिथि मिलेगी, कभी जो है जब वो शुरू हुई थी उसकी डेट मिलेगी, तो उससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग हर जगह डेट रहती है। उद्देश्य इसका था वित्तीय समावेशन, नारा था मेरा खाता भाग्य बिताता। खाता खोलने की उम्र जो है इसमें न्यूनतम आयु है 10 वर्ष। जब 10 वर्ष वाली आयु वाला खाता खुलता है तब उसमें एड्रेस प्रूफ जो है पेरेंट्स का लगता है, लेकिन फिर जब वयस्क पूरा मतलब पूर्ण खाता खुलता है 18 साल के बाद, वैसे खुल सकता है 10 साल तक ही, मतलब 10 साल पे ही खुल जाता है ये। अगस्त 2024 तक अभी रिसेंट में डेटा आया था 53.13 करोड़ जो है खाते खोले गए थे जनधन योजना के तहत। 53.13 करोड़ जो है खाते खुल चुके हैं इसके तहत। नेक्स्ट यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये 25 सितंबर 2014 को आई थी। इसका उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि करना और गरीबी को कम करना। कौशल विकास से संबंधित है जिससे आजीविका अच्छी हो सके। 25 सितंबर 2014 को आई थी। प्रारंभिक नाम इसका था, जब हमने पहले आज़ादी की बाद वाली योजनाएं पढ़ी थी उस टाइम पे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, उसी का नाम वगैरह परिवर्तित करके ये नाम रखा गया है। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम था, फिर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नाम हुआ। ये सब नाम चेंज होते रहते हैं, बस डेट याद रखिए आप इसमें, क्योंकि इसी तरह के अब क्वेश्चन इसमें डेट वाइज ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट डेट पूछ लेते हैं या फिर मैच करने को पूछ लेते हैं या फिर अरेंज करने को, इस तरह से बहुत आ रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ये आया था 2 अक्टूबर 2014 को। इसका लक्ष्य था उस टाइम पे गांधी जी की 150वीं जयंती तक, यानी 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना इसका लक्ष्य था। 2014 में आया था, 2019 तक स्वच्छ बनाना था। अब ये जो है क्या ही याद करेंगे इसमें, अब आप डेट याद रखिए इसकी। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये आई थी 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य था गांव में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी विकास करना। इसके तहत जो लोकसभा सांसद होते हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं, एक ग्राम का चयन कर सकते हैं, उसका जो है डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खर्चे पर, और राज्यसभा सांसद जिस राज्य से मतलब चुने जाते हैं वहाँ पर एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं, और जो मनोनीत सांसद होते हैं वो पूरे देश से कहीं का भी कोई भी जिला उठाकर वहाँ का एक का डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्रमेव जयते योजना, ये आई थी, इसको बाद में नाम परिवर्तित किया गया था, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ये योजना रखी गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा 16 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत श्रम कानूनों में सुधार शामिल था, पारदर्शिता, ई श्रम पोर्टल वगैरह जो आए थे वो श्रमेव जयते योजना के तहत ही आए थे। कई बार आपने सुना होगा श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इस तरह से। नेक्स्ट है फास्टैग योजना, 31 अक्टूबर 2014 को आई थी। शुरुआत इसकी मुंबई अहमदाबाद हाईवे से की गई थी, फिर इसको देश भर में अनिवार्य कर दिया गया था फास्टैग योजना को 15 फरवरी 2021 है ये, 2021 से इसको अनिवार्य किया गया था, 2014 की योजना है। फिर जीवन प्रमाण पत्र एक आया था जिसके तहत पेंशन भोगियों का प्रमाण पत्र बन रहा था, किसकी मृत्यु हो गई किसकी नहीं हुई, ऐसे टाइप की। तो ये 10 नवंबर 2014 को ये योजना आई थी। फिर मिशन इंद्रधनुष, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ था। उद्देश्य है इसका बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य था। इसके तहत डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटा वायरस, रुबेला, खसरा, इन सब का टीका लगता था। और बाद में इसके कई चरण आए। अभी 5.0 जो चरण आया था वो अक्टूबर 2023 में आया था। कई चरण इसके आ चुके हैं, मतलब 5वां चरण तक आ चुका है इसका भी। नेक्स्ट बात करेंगे मेक इन इंडिया, ये 25 सितंबर 2014, ये सितंबर वाली योजना है, 25 सितंबर 2014 को आया था, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए इंडिया में, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो इसके लिए ये योजना थी। नेक्स्ट यहाँ पर 2000, अब ये सभी 2014 वाली योजनाएं हैं, इसको जब एक साथ जहाँ पे लिखा है उसको एक बार रिवाइज करते जाइएगा एग्जाम के पहले। नेक्स्ट है 2015 की योजना है, इसमें पहले देख लेते हैं। हृदय योजना, ये 21 जनवरी 2015 में आई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, सुकन्या समृद्धि भी 22 जनवरी 2015। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015। उजाला योजना आई थी 1 मई 2015 को, ये कई बार पूछी जा चुकी है उजाला योजना। उज्ज्वला और उज्ज्वला अलग अलग है, उज्ज्वला 2016 में आई थी, उजाला 2015 में आई थी। ये वाली एलईडी से रिलेटेड है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को आई थी। इसी दिन 3 योजनाएं आई थी, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों जो है 9 मई 2015 को आई थी। फिर आई थी एक उस्ताद योजना 14 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल शुरू हुआ था 26 मई 2015 को।
हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को आया था और अमृत योजना 25 जून 2015 को आई थी। ये दोनों शहर से रिलेटेड योजनाएं हैं, हाउसिंग फॉर ऑल और अमृत योजना 25 जून को आई थी दोनों। स्मार्ट सिटी योजना ये भी सिटी से ही रिलेटेड है, ये भी 25 जून को ही आई थी। ये तीनों सिटी वाली 25 जून की हैं। फिर डिजिटल भारत, जिस तरह से हमने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देखा था उसी तरह से मिशन के तौर पर डिजिटल भारत 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। ये वाला डेट ज़्यादा पूछा जाता है, डिजिटल भारत वाला। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 15 जुलाई 2015। उसके बाद जो है स्वर्ण मौद्रीकरण, मतलब सोने से रिलेटेड 3 स्कीम है जो तीनों एक साथ शुरू हुई थी। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बॉन्ड योजना, स्वर्ण बुलियन योजना। ये जो है 5 नवंबर 2015 की योजना है। 5 नवंबर जब आए समझ लीजिए सोने की बात हो रही है, 5 नवंबर 2015। अब हृदय योजना क्या थी, तो 21 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। विश्व विरासत स्थलों का विकास करना, ये मंत्रालय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। मेन काम इसका था जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उसको उसकी रक्षा करना, उस विरासत की मतलब विकास करना, वहाँ पे पर्यटन का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसके लिए काम करना। वैसे ये योजना अब खत्म हो चुकी है, बहुत सारी योजनाएं इसमें अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आप जब डेट पूछी जाती है तब पूछ लिया जाता है क्रम लगाने को। नेक्स्ट यहाँ पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 22 जनवरी 2015 में हरियाणा से लॉन्च की गई थी। उद्देश्य था इसका लिंगानुपात में कमी को रोकना, महिला सशक्तिकरण, और ये मंत्रालय था महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उसी दिन एक और योजना आई थी सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। इसमें खाता धारक की आयु जो है 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। लड़की जो होती है उसका जो है 10 साल से कम उसकी एज होनी चाहिए तब उसका खाता खुलेगा। निवेश इसमें 250 से 1.5 लाख तक कर सकते हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। निवेश की वो कितनी थी, तो 250 से 1.5 लाख रुपए तक। 22 जनवरी की योजना है। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषि मंत्रालय ने शुरू की थी 19 फरवरी 2015 को गंगानगर राजस्थान से। थीम था इसका स्वस्थ धरा खेत हरा। उद्देश्य था मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 40 वर्ष से कम उम्र के युवा को 40% वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रयोगशाला खोलने के लिए ये योजना थी जिसमें 40% सहायता जो है सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसमें मृदा परीक्षण होगा इस प्रयोगशाला में। ये ऐसी योजना थी 19 फरवरी 2015 में आई थी। फिर उजाला योजना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1 मई 2015 में शुरू की थी। इसके तहत ये जो है पहले बचत लैंप योजना थी, उसी के नाम पे ये उजाला योजना आई थी और इसके तहत एलईडी वितरण का काफ़ी काम किया गया था, बल्ब वगैरह का, तो तभी से एलईडी बहुत ज़्यादा चल रही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 में आई थी। वही जो 3 योजनाएं एक साथ आई थी, वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था इसको। आयु सीमा है, अब यहाँ पे देखिए कई चीज़ इसमें पूछा जाता है कि इसमें एज लिमिट कितनी है। तो जीवन ज्योति में है 18 से 50 साल। प्रीमियम इसका भरना पड़ता है 436 रुपये सालाना। ये सब इसमें ये चीज़ पूछी जाती है इसलिए यहाँ लिखी है। और पहले ये 330 था, अब 436 रुपये है। और एज लिमिट है जीवन ज्योति में 18 से 50। बीमा कवर मृत्यु वगैरह हो जाती है तो 2 लाख रुपये मिलेंगे। फिर जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 9 मई को आई थी। इसमें जो एज लिमिट है 18 से 70 है। उस वाले में 18 से 50 था, इसमें 18 से 70 है सुरक्षा बीमा में। इसके तहत प्रीमियम की राशि 20 रुपये है, 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये। बीमा कवर जो है 2 लाख रुपये तक है। पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होती है तो 2 लाख, आंशिक होता है, आंशिक विकलांगता रहती है तो 1 लाख रुपये इसके तहत मिलते हैं। 9 मई 2015 की योजना है ये। नेक्स्ट है ये एज याद रखिएगा 18 से 70 साल सुरक्षा बीमा वाले में। फिर अटल पेंशन 9 मई 2015 उसी टाइम पे आई थी। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 40 है। ये असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन से संबंधित है, मतलब सरकारी नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, असंगठित क्षेत्र होते हैं उसमें पेंशन से रिलेटेड है। 60 साल के बाद उसके तहत पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे उस्ताद योजना, 14 मई 2015 को आई थी। हस्तशिल्प और पारंपरिक दस्तकारी ट्रेनिंग से संबंधित है ये, मतलब जो पारंपरिक काम होते हैं जैसे दस्तकारी वगैरह या बहुत सारे ऐसे काम हैं, शिल्पकार, ये सब जो है उनके लिए जो उस्ताद योजना आई थी मई 2015 में। कायाकल्प योजना 14 मई 2015 में आई थी। इसी तरह का एक ऑपरेशन कायाकल्प यूपी में चला था, यूपी की योजनाओं में हमने पढ़ा था, जिसके तहत स्मार्ट स्कूल की बात की गई थी। लेकिन ये केंद्रीय योजना है कायाकल्प योजना, जिसमें अस्पतालों की स्वच्छता से संबंधित है ये। डीडी किसान चैनल ये 26 मई 2015 में शुरू किया गया था। नई कृषि तकनीकी, पानी संरक्षण, जैविक खेती की जानकारी ये सब इसके तहत दी जाती थी। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 में आया था और होम लोन वगैरह के लिए है ये। अमृत योजना इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन, ये 25 जून 2015 में आया था। बिजली, पानी, सीवेज, कूड़ा प्रबंधन ये सब इससे रिलेटेड है, शहर से रिलेटेड योजना है ये। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 में आई थी। आर्थिक और जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार वगैरह के लिए है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 में आई थी। डिजिटल भारत, ये जो है डिजिटल भारत मिशन 1 जुलाई 2015 और ये जो है
विभागों और लोगों को पास लाने की एक पहल थी, एक मिशन की तरह इसको शुरू किया गया था, जिससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोगों तक उसकी पहुंच जो है आसानी से हो सके। तो बहुत सारे पोर्टल वगैरह तब से बनना शुरू हुए थे। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 में आई थी। सड़क, रेल, तटीय जलमार्ग के माध्यम से बंदरगाहों तक पहुंच सुनिश्चित करना। मतलब ये इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि सागरमाला परियोजना क्या थी। तो इसके तहत जो है, जो बंदरगाह होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सके, तो उसके लिए सड़क वगैरह बनाने के लिए ये योजना थी, सागरमाला परियोजना। फिर जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये 15 जुलाई 2015 में आई थी। 12वीं 10वीं की जो पढ़ाई छोड़ने वाले लोग थे, उनको मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनका कौशल विकास वगैरह किया जा रहा था। 15 जुलाई 2015। फिर सोने से रिलेटेड स्वर्ण मौद्रीकरण, स्वर्ण बॉन्ड, स्वर्ण बुलियन, ये सब 5 नवंबर की योजना है, 5 नवंबर 2015। 2016 की योजनाएं, इसके तहत जो है कुछ योजनाएं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, ये 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन, ये 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016। यहाँ पर याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया जो है ये 16 जनवरी है 2016 में ही, और स्टैंड अप जो है 5 अप्रैल है 2016 में ही। फिर ग्रामोदय से भारत उदय, ये शुरू हुआ था, ये 14 से 24 अप्रैल के बीच में हुआ था ग्रामोदय से भारत उदय। उसके बाद बंद हो गया था, मतलब शुरुआत इसकी मध्य प्रदेश से की गई थी। इसके तहत जो है सामाजिक सुधार वगैरह किए जा रहे थे। आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये 1 मई 2016 को आई थी। इसी तरह की 1 मई 2015 को कौन सी योजना आई थी, तो वो उजाला योजना थी, और 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना आई है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टार्टअप, यहीं पर ये सब चीज़ें देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया क्या था, तो 16 जनवरी 2016 को आया था। वर्तमान में लगभग 1,59,000 के करीब जो है स्टार्टअप्स हैं, जो कि DPIIT के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिनको स्टार्टअप की श्रेणी में रखा गया है। 25 जनवरी 2025 तक जो है ये पूरा डेटा है, तब तक ये इतने स्टार्टअप्स थे। नेक्स्ट बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन, ये 21 फरवरी 2016 से शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ से, सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए और भौतिक सुविधाओं से गांव का विकास करने के लिए ये योजना थी अर्बन मिशन की। मतलब शहर की जैसी गांव में सुविधा हो सके, इसीलिए अर्बन मिशन आया था। नेक्स्ट बात करेंगे सेतु भारतम योजना की, ये 4 मार्च 2016 में शुरू हुई थी। इसके तहत जो इस उद्देश्य था, नेशनल हाईवे को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना, इसका उद्देश्य था सेतु भारतम का। फिर जो है स्टैंड अप योजना, ये 5 अप्रैल 2016 को आई थी, 5 अप्रैल 2016 को आई थी ये। और इसके तहत उद्देश्य क्या था, तो प्रत्येक जो बैंक शाखाएं होती हैं, उनके द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति और एक महिला को कारोबार के लिए लोन देने की सुविधा थी इसमें, स्टैंड अप योजना में। मतलब अपना काम शुरू कर सके कोई महिला या फिर कोई SC ST वर्ग, तो उसके लिए लोन की सुविधा थी। हर बैंक शाखा के द्वारा ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामोदय से भारत उदय, ये 14 से 24 फरवरी के बीच में चला था, अप्रैल में 2016 में। महू से शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश से। BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इसको शुरू किया गया था 14 अप्रैल से, और उद्देश्य था गाँव में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा सकें, इसके लिए था ये। उम्र की इसमें सीमा थी 18 साल से ऊपर जिस महिला की उम्र होगी उसके तहत कनेक्शन, मतलब उसको कनेक्शन मिल सकता है। अभी जो मंत्रालय वगैरह है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें एक मंत्रालय है ही नहीं, मतलब एक से ज़्यादा मंत्रालय उसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत ज़्यादा इतना जहाँ पे लिख दिया गया है मंत्रालय, वहाँ पे देख लीजिएगा। और महिलाओं से रिलेटेड रहेगा तो महिला और बाल विकास, यहाँ पर उज्ज्वला योजना है, यहाँ पे लग रहा था कि महिलाओं से रिलेटेड है, लेकिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड था, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 2017 की योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये यहाँ पर केवल आप सीधे सीधे पढ़ लीजिए, बहुत कम चीज़ें हैं 2017 वाली योजनाओं में। तो 1 जनवरी 2017 को आई थी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन से रिलेटेड है वय वंदना योजना, 1 जनवरी 2017। ये ज़्यादातर अरेंज करने वाले सेक्शन में डालते हैं इसको। मातृत्व लाभ कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को आई थी, 1 जनवरी 2017 को आई थी। और ये सभी जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जैसे बजट में उनके बारे में, मतलब बजट एलोकेशन उनका इंपॉर्टेंट रहता है, तो बजट देख लीजिएगा। यूनियन बजट जो आया है उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये 8 फरवरी 2017 को आया था। इंटरनेट यूज़ सिखाने के लिए, जैसे ईमेल वगैरह कैसे भेजते हैं, तो उसके लिए 2017 में आया था डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। फिर उड़ान योजना आई थी 27 अप्रैल 2017 को, जिसमें आम लोगों को अफोर्डेबल प्राइस पे हवाई जो जहाज़ की जो यात्रा है वो मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तब से देखिए लोग बहुत ज़्यादा लोग फ्लाइट वगैरह से जा रहे हैं, बहुत सारे रेट्स वगैरह कम हुए हैं। नेक्स्ट जो है
संपदा योजना या फिर इसी का नाम बाद में किसान संपदा योजना हुआ था, 26 मई 2017 में शुरू हुआ था। इसके तहत मेगा फूड पार्क और जो कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण वगैरह पे विकास किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। तो ये 26 मई 2017 की योजना है संपदा योजना। बहुत बार इसको पूछा जा चुका है अरेंज में। नेक्स्ट है यहाँ पर जिज्ञासा योजना। ये 6 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी और बच्चों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने के लिए योजना थी। फिर है शादी शगुन योजना, 8 अगस्त 2017 में आई थी। मुस्लिम लड़कियों को स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद जो है 51,000 रुपये की धनराशि की इसमें बात की गई थी। फिर स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, ये 22 अगस्त 2017 की योजना है। इसमें जो है बच्चों को संतुलित आहार, योग, दैनिक दिनचर्या, इन पे फोकस किया जाएगा। 22 अगस्त 2017 की योजना है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत। सौभाग्य योजना ये 25 सितंबर 2017 की, जिसके तहत सहज बिजली हर घर की इसमें बात की गई थी। सौभाग्य योजना बिजली से रिलेटेड है, इतना याद रखिए। 25 सितंबर 2017 की है। फिर रफ्तार एक स्कीम आई थी, राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना थी ये एक, और ये 1 नवंबर 2017 को आई थी। कृषि वगैरह से है, मतलब कृषि के विकास के लिए, उसी के लिए योजना थी ये। दीनदयाल स्पर्श योजना ये 3 नवंबर 2017 को आई थी और इसके तहत जो है 6 से 9 साल के जो मतलब 6 से 9th क्लास के बच्चे जो हैं उनमें टिकट संग्रहण की रुचि पैदा हो, उसके लिए योजना आई थी। किस क्लास से किस क्लास? तो 6 से 9 तक के लिए 2017 की योजना, याद रखिएगा। अरेंज करने में इसको आता है क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ पर 2018 की योजना है। यहाँ पर कुछ जितनी भी योजनाएं उनके बारे में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे यूपी पीसीएस वगैरह में अरेंज करने को आता है क्वेश्चन, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो उसी तरह से, या फिर मैचिंग में क्वेश्चन आता है। कभी कभी उद्देश्य से पूछ लिया जाता है उसका। आरओ यारू में भी योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जिसको कुसुम योजना कहा जाता है, 1 फरवरी 2018 में आई थी ये। वैसे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी घोषणा बजट के दौरान की जाती है, लेकिन उनकी शुरुआत बाद में की जाती है। ये कुसुम योजना भी उसी तरह की है। जो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगी वही चीज़ें लिखी जाएंगी। अब इसका उद्देश्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना। सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, किसानों को पंप देने से रिलेटेड है ये, और इसका जो उद्देश्य है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुसुम योजना का। नेक्स्ट यहाँ पर सोलर चरखा योजना, 5 फरवरी 2018 की योजना है ये। महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना, इसकी मतलब मेन बात है ये। 5 फरवरी 2018 को आई थी सोलर चरखा योजना। फिर पोषण अभियान जो है 8 मार्च 2018 को इसका शुभारंभ किया गया था झुंझुनू राजस्थान से। 8 मार्च जो कि महिला दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उद्देश्य इसका है 0 से 6 साल के बच्चों को उचित पोषण देना, और इसमें जो है लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसी बात की गई थी 2018 के पोषण अभियान में। फिर जो है इसी तरह के बहुत सारे पोषण से रिलेटेड अभियान हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है आगे। आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 की योजना है ये, और इसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भी कहा गया है। इसके तहत देश के 10 करोड़ से अधिक परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोगों को, मतलब 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यह आयुष्मान भारत योजना के तहत है, 2018 में आई थी, सितंबर 2018 में। ये सब आपको ईयर जरूर पता होना चाहिए। 2019 की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आई थी 24 फरवरी 2019 को। इसका शुभारंभ गोरखपुर उत्तर प्रदेश से किया गया था 24 फरवरी 2019 को, और ये बैक डेट से लागू हुई थी। बहुत सारी योजनाएं जब अनाउंस होती हैं उसके पिछली डेट से कभी लागू की जाती हैं कि उस टाइम से इसमें मतलब जो वित्त पोषण होगा बैक डेट से होगा। तो 1 दिसंबर 2018 से इसको जो है बैक डेट से लागू किया गया था। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों की हेल्प करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसके तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते थे, और ये जो 6,000 रुपये हैं कैसे दिए जाते हैं, तो तीन किस्तों में दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये करके, जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको। फिर जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 5 मार्च को आई थी, अहमदाबाद गुजरात से शुरू की गई थी, और इसको भी बैक डेट से 15 फरवरी 2019 से लागू किया गया था। इसके तहत जो उम्र है वो 18 से 40 साल है। एक तरह की पेंशन योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के जो कामगार होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। ये पेंशन स्कीम है, 18 से 40 वर्ष तक इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद जो पेंशन मिलेगी वो 60 साल के बाद मिलेगी। जहाँ पर भी पेंशन आएगी वो 60 साल के बाद ही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है इसी तरह की, जैसे ये थी श्रम योगी वाली, उसी तरह से किसान मानधन योजना है, ये भी पेंशन से ही रिलेटेड है। 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी रांची झारखंड से, और इसमें भी 18 से 40 साल तक प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद 60 साल की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, न्यूनतम 3,000 रुपये। और ये योजना किससे संबंधित है? LIC से संबंधित है। ये मतलब LIC के तहत यहाँ पे रजिस्टर वगैरह किया जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे 2020 की योजनाओं की। ये सभी योजनाओं में जितनी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है उतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम नहीं दे रहे हैं जहाँ पे योजना ही योजना भरी रहती है, यूपी पीसीएस आरओ वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितना चीज़ यहाँ पर लिखा है। फिर 2020 की योजनाओं में वैसे भी बाकी के भी जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये 10 सितंबर 2020 को आई थी और ये पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए है ये भी बैकडेट मई से लागू की गई थी। मत्स्य संपदा योजना 2020 की योजना है, आई थी 10 सितंबर 2020 को। फिर आत्मनिर्भर योजना ये जो है 12 मई 2020 को कोविड के दौरान इसकी घोषणा की गई थी 12 मई को, और फिर लागू हुई थी 1 अक्टूबर 2020 को। भारत के उद्योगों में सुधार लाकर युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, मतलब उद्योग को बढ़ावा देना, और किस तरह से बढ़ावा देना कि युवाओं को थोड़ा हेल्प वगैरह की जाएगी जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी कोविड के दौरान आई थी। 25 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की गई थी और ये डेट जो है बाद में कई जगह पे अलग अलग इसकी डेट मिलेगी, कहीं कहीं पे डेट अप्रैल की 1 अप्रैल मिलती है, लेकिन जब घोषणा की गई थी तो 25 मार्च को की गई थी कोविड के दौरान, जिसके तहत मुफ्त अनाज जो है 5 किलोग्राम चावल और गेहूँ और 1 किलो दाल एक्स्ट्रा यहाँ पर दी जाती थी। तो ये गरीब कल्याण अन्न योजना, कई बार इसको एक्सटेंड भी किया गया था बाद में भी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 28 अप्रैल 2020 को आई थी। इसका उद्देश्य था गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन, मतलब ये जो गांव की संपत्ति है उसके आधार पर लोन मिल सकता है हर बैंक की शाखा में, तो ये स्वामित्व योजना के तहत है। ये 28 अप्रैल 2020 को आई थी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये 15 अगस्त 2020 को आया था। चिकित्सकों और मरीजों को डिजिटल रूप से जोड़े रखना इसमें है, जिससे जो रोगियों का डाटा है वो एक जगह सेव रहे, तो इसलिए आया था ये डिजिटल हेल्थ मिशन। फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020 को आई थी। इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार 10,000 रुपये तक का लोन देगी उनको सक्षम बनाने के लिए। जो रेहड़ी लगाते हैं या फिर ठेला लगाते हैं, फल बेचते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों के लिए लोन की सुविधा स्वनिधि योजना के तहत आई थी। नई शिक्षा नीति आई थी 30 जुलाई 2020 को और इसमें पाठ्यक्रम का आधार 5+3+3+4 हो गया था, जिसमें 5 का क्या मतलब है, तो फाउंडेशन यानी 5 साल तक, नर्सरी से क्लास 2 तक, और 3 में है क्लास 3 से 5, उसके बाद ये वाला जो 3 है 3 साल का, ये 6 से 8 तक, उसके बाद ये जो 4 है ये 9 से 12 तक। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया था। नई शिक्षा नीति में 30 जुलाई 2020 को आई थी ये नीति। फिर 2021 की योजना है, इसके तहत जो है ग्राम उजाला योजना है, 19 मार्च 2021 को आई थी ग्राम उजाला योजना। और इसी तरह की उजाला योजना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो आपने देखा होगा जब हमने 14, 15, 16, 17 की योजना पढ़ी थी, उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें जो है अरेंज करने को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का या बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें जितनी योजनाएं थी वो बार बार रिपीट करती हैं अरेंज करने को, मैच करने को। तो ये है 2021 की योजना। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए योजना आई थी, एलईडी बल्बों के लिए। इसी तरह की उजाला योजना थी, ये ग्राम उजाला है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ये 19 अप्रैल 2021 को आई थी। उद्यमियों को कारोबार हेतु वित्त सहायता प्रदान करने के लिए सीड फंड योजना ये आई थी। फिर है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना, ये 29 मई 2021 को आई थी। कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके लिए कोष तैयार किया गया था, फंड तैयार किया गया था 10 लाख रुपए का। तो ये जो है ये 29 मई 2021 की योजना है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। पीएम केयर्स फंड भी एक बनाया गया था इसी तरह का। उज्ज्वला 2.0 एक आई थी मई 2021 में। जिस तरह से उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर वगैरह के लिए आई थी, ये 2.0 आई थी, जिसके तहत सिलेंडर के साथ चूल्हा फ्री दिया जा रहा था। महुआ से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर है गति शक्ति योजना, 15 अगस्त के टाइम पे 75th जो स्वतंत्रता दिवस था उसी दिन ये अनाउंस की गई थी। इसके तहत औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था। गति शक्ति में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो इससे उद्योग वगैरह को बढ़ावा मिला था। सड़कें वगैरह भी अच्छी हुई थी इसके तहत, जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब चीज़ें थी इसमें गति शक्ति योजना में। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ये 15 अगस्त 2021 को ही अनाउंस हुआ। इसके तहत भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया था हाइड्रोजन मिशन के तहत। ये 2021 की योजना है। फिर है स्पिन योजना। स्पिन योजना जो है 17 सितंबर 2021 को वाराणसी से शुरू की गई थी। इसके तहत शिशु मुद्रा योजना के तहत कुंभकारों को लोन वगैरह देने की बात की गई थी। कुंभकार जो चाक से बनाते हैं सामान, वो स्पिन करता रहता है, घूमता रहता है, तो उसी तरह की है स्पिन योजना ये।
पीएम पोषण योजना 29 सितंबर 2021 को आई थी। इसके तहत जो है जो मध्याह्न भोजन होता है, मिड डे मील होता है, जो कि 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील योजना आई थी, उसके स्थान पर ये पीएम पोषण योजना आई थी, नाम केवल चेंज हुआ था। फिर मित्रा योजना किससे संबंधित है? तो मित्र योजना संबंधित है टेक्सटाइल से, कपड़े से। 2021 की योजना है ये, उद्योगों में निवेश करने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करने के लिए, कपड़ा उद्योग में निवेश करने के लिए मित्र योजना आई थी। फिर जो है डी पोषण मिशन आया था, ये 29 अक्टूबर 2021 को। ये सागरीय संसाधन के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आया था, जो हमारी सागर की गहराई में, हमारे क्षेत्र में जितनी चीज़ें हैं उनको अच्छे से निकाला जा सके, उनका सतत रूप से प्रयोग किया जा सके, इसलिए था ये डीप ओशन मिशन। डेयरी साकार योजना ये 31 अक्टूबर 2021 को साणंद, गुजरात से शुरू की गई थी और इसके तहत डेयरी क्षेत्र मजबूत कर किसानों की आय को दुगुनी करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो ये इतनी है 2021 तक की योजनाएं। उसके सबसे पहले स्माइल योजना, ये 12 फरवरी 2022 में आई थी। 12 फरवरी 2022 में ये योजना आई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भिखारी और ट्रांसजेंडर जो समुदाय हैं उनका उत्थान करना। भिखारी और ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए योजना आई थी स्माइल योजना 12 फरवरी 2022 में। अक्सर जो है सन पूछ लिया जाता है किस ईयर में आई है, तो स्माइल योजना 2022 की है। फिर सीड योजना है, ये 16 फरवरी 2022 को आई थी सीड योजना, जो कि खाना बदोश यानी घुमंतू समुदाय से संबंधित है सीड योजना। फिर जो है सागर परिक्रमा योजना, इन सभी योजनाओं के बारे में बस आपको यही इतना पता होना चाहिए किस ईयर में आई है और जो किससे रिलेटेड है, क्योंकि जो रिसेंट वाली योजनाएं होती हैं 2025 के आसपास जो योजनाएं होंगी उसमें उद्देश्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और जो 2014, 15, 16, 17 की योजना है उसमें ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सागर परिक्रमा पहल। सागर परिक्रमा पहल 5 मार्च 2022 को गुजरात से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था मछुआरों की समस्या का पता लगाना और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। इसके अलावा साथ ही साथ में समुद्र जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत करना। तो ये सागर परिक्रमा मछुआरों से संबंधित है। फिर अग्निपथ स्कीम आई थी 14 जून 2022 को, जिसके तहत सेना में 4 साल की भर्ती होने की बात की गई थी। पहले इसकी एज लिमिट 17.5 से 21 साल थी। 2023 में इसको बढ़ाकर 23 वर्ष तक, जो मैक्सिमम लिमिट है उसको 23 साल तक कर दिया गया था। तो अग्निपथ योजना सेना से संबंधित है। फिर रैंप योजना 2022 में आई थी, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 30 जून 2022 को आई थी। फुल फॉर्म है इसका राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो एमएसएमई से रिलेटेड है, जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाना और उसको गति देना से संबंधित है। ये 2022 की रैंप स्कीम है। ये पीएम श्री योजना, ये 5 सितंबर 2022 को आई थी। इसको मतलब पूरा नाम है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, मतलब शिक्षा से संबंधित है पीएम श्री योजना, जिसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी उसको लागू करने की बात की गई थी। उसके तहत जो है 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा उस शिक्षा नीति के मुताबिक। तो ये शुरुआत में 14,500 जो है स्कूलों को अपग्रेड करने की बात की गई थी पीएम श्री योजना के तहत। फिर जो है पीएम डिवाइन योजना एक आई थी और ये कई बार एग्जाम में भी पूछी जा चुकी थी उस टाइम पे जब ये आई थी 12 अक्टूबर 2022 को। इसके तहत जो है पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। किससे रिलेटेड डिवाइन योजना? तो पूर्वोत्तर से रिलेटेड है, पूर्वोत्तर के राज्यों से। फिर जो है टेलीमानस स्कीम आई थी 10 अक्टूबर 2022 में और इसके तहत इन सबके उद्देश्य ज़्यादा पूछे जाते हैं किस चीज़ के लिए योजना है। तो 24 घंटे निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीमानस स्कीम। कोविड के दौरान जो है उसके बाद में बहुत सारे लोग ऐसे मतलब डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो रहे थे, तो इसलिए आई थी ये। फिर जो है पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ये 17 अक्टूबर 2022 में आई थी। एक राष्ट्र एक उर्वरक से संबंधित है ये और इसका उद्देश्य था जो यूरिया, डीएपी, जो एनपीके वगैरह जो बिकते हैं, जितने भी उर्वरक बिकते हैं उनको सबको एक ब्रांड के तहत बेचा जाए। तो उस ब्रांड का नाम क्या होगा? भारत ब्रांड से सबको बेचा जाए, एक राष्ट्र एक उर्वरक। ये 2022 में आया था। फिर 2023 की योजना है आरोग्य मैत्री स्कीम आई थी एक, ये 13 जनवरी 2023 में आई थी आरोग्य मैत्री। इसके तहत जो भारत है वो जितने भी और देश हैं उनकी सहायता करेगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई मानवीय संकट आता है, तो किसी भी विकासशील देश को भारत जो है मानवीय चिकित्सा वगैरह प्रदान करेगा। और इसके तहत एक पोर्टेबल हॉस्पिटल भी बनाया गया है जिसको कहा गया है प्रोजेक्ट भीम। तो प्रोजेक्ट भीम भी इसी से संबंधित है और आरोग्य मैत्री से। और प्रोजेक्ट भीम क्या है? तो एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल है। फिर है नेक्स्ट जल जन अभियान है, ये 2023 में ही आया था 16 फरवरी 2023 में। ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है और इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से रिलेटेड है। तो वाटर हार्वेस्टिंग और पेड़ लगाने से संबंधित है जल जन अभियान। 2023 में आया था क्योंकि ब्रह्म कुमारी से एक अलग संस्था आ गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कि जल जन अभियान से कौन सी संस्था संबंधित है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जब ये आया था तब काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, एग्जाम में भी पूछा जा चुका था। 10 अप्रैल 2023 में आया था। अमित शाह जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था किबूती से, जो कि अरुणाचल प्रदेश से ये शुरू हुआ था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके तहत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े गांव हैं उनका विकास करने की बात की गई थी। तो वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अरुणाचल वाली है जो चाइना से लगती है। इसके अलावा सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, लद्दाख है। जो सीमा पर जो भी गाँव पड़ते हैं उनका जो है उनका डेवलपमेंट करने की यहाँ पर बात की गई थी। तो 10 अप्रैल 2023 की योजना है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर अमृत धरोहर स्कीम के तहत जो है 5 जून 2023 को शुरू की गई। इसके तहत रामसर साइट और वेटलैंड के संरक्षण की बात की गई थी अमृत धरोहर में। इसके अलावा बहुत सारी रामसर साइट में भी नामित हुई थी इसी के तहत बाद में। तो बहुत सारी हमारे यहाँ जब हमारा अमृत महोत्सव मन रहा था उसी दौरान की बात है अमृत धरोहर योजना की। नेक्स्ट है मिष्टी योजना। 5 जून 2023 को आई थी मिष्टी योजना। इसका उद्देश्य था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे, समुद्र पीसीएस में क्वेश्चन आया था ये, समुद्र तट पर लवणीय भूमि, समुद्र तट व लवणीय भूमि पर जो मैंग्रोव हैं उनका वृक्षारोपण और उनके संरक्षण की बात की गई थी। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैंग्रोव से संबंधित है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो ये है मिष्टी योजना। सागर समृद्धि योजना 12 जून 2023 में आई थी। इसका उद्देश्य समुद्रों और पत्तनों को साफ सुथरा रखने से है ये। तो सागर समृद्धि में साफ सुथरा करने की बात की गई है समुद्रों और पत्तनों को। पीएम प्रणाम योजना क्या है? तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव्स न्यूट्रिशन एंड फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। 28 जून 2023 की योजना है। इसमें जो है हमारे परंपरागत उर्वरक हैं उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक का प्रयोग करने की बात की गई है। इससे जो उर्वरकों में सब्सिडी वगैरह भी में ज़्यादा खर्चा आता है वो भी कम हो जाएगा और वैकल्पिक उर्वरक भी आ जाएंगे। जो मिट्टी है उसका नुकसान भी कम होगा, रसायन कम यूज़ होंगे। तो ये है पीएम प्रणाम योजना। फिर है पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 में आई थी। कारीगरों को सहायता देने और उनकी पहुंच बाजार तक सुनिश्चित करने के लिए आई थी पीएम विश्वकर्मा योजना। कारीगरों से संबंधित है। 2023 की योजना है। अब 2024 की योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये 13 फरवरी 2024 में आई थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों में सोलर पैनल स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता देने की बात की गई थी। सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लग रहे थे। अदिति योजना क्या है? 4 मार्च 2024 को आई थी। रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए आई थी ये अदिति योजना, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। उन्नति योजना 4 मार्च 2024 को आई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है उन्नति योजना। पूर्वोत्तर में कृषि वगैरह से संबंधित है। पूर्वोत्तर में औद्योगिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए करना और वहाँ किसान संगठन बनाना, 100 किसान संगठन बनाने की इसमें बात की गई थी। तो उन्नति योजना कहाँ से संबंधित है? पूर्वोत्तर से। अस्मिता योजना 16 जुलाई 2024 को आई थी। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तक उपलब्ध कराना, इसकी बात यहाँ पे तैयार करने की बात की गई थी। अस्मिता योजना में भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित पुस्तक तैयार की जाएगी, ये था अस्मिता योजना में। फिर एनपीएस वात्सल योजना, यह 18 सितंबर 2024 में आई थी। इसके तहत अभिभावक बच्चों के भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनके लिए अभिभावक पहले से पैसा जमा करते हैं। इसमें जमा करने की जो न्यूनतम राशि है वो 1000 रुपये है। वात्सल योजना किससे संबंधित है? तो ये एक तरह की स्कीम है जिसमें अभिभावक जो है पैसा इकट्ठा करते हैं बच्चों के लिए। फिर है पीएम ई ड्राइव योजना, 1 अक्टूबर 2024 की योजना है। और ये जो है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ई ड्राइव उसी से संबंधित है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये जो है जनजाति उन्नत ग्राम अभियान से संबंधित है। इसका एक नाम ये भी है पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। उसी में जो है ये धरती आबा के नाम से इसको रखा गया। जो बिरसा मुंडा थे उनको धरती आबा कहा जाता था। तो उन्हीं के नाम पे 2 अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था हजारीबाग झारखंड से पीएम मोदी के द्वारा। उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका अंतराल को कम करना। मतलब जो जनजातियाँ हैं वो काफ़ी गैप में हैं बाकी लोगों से, उनके पास सुविधाएं कम है, तो उसको जो गैप है उसको कम करना। नेक्स्ट है बीमा सखी योजना, ये आई थी 9 दिसंबर 2024 को और पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में सशक्त बनाना, महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में शिक्षित करना, उनका प्रशिक्षण करना, ये इसमें बात थी बीमा सखी योजना में। इसके तहत 18 से 70 साल की उम्र की महिलाएं जो 10वीं पास हैं वो इसके तहत मतलब काम कर सकती हैं। बीमा सखी योजना के तहत जो है प्रशिक्षण ले सकती हैं। फिर 2025 की योजनाएं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बजट वाला पढ़ लीजिएगा वीडियो, बजट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर वाले सेक्शन में जाके बजट पढ़ सकते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर कुछ जो स्कीम है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बजट 2025-26 के दौरान इसकी घोषणा की गई। उद्देश्य क्या है? भारतीय कृषि को आधुनिक बनाना और कृषि क्षेत्र के लिए सतत विकास सुनिश्चित करना।
इस कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत पहले 100 जिलों को जो है 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को में शुरू हो गई, उसके बाद बाकी में हो गई। मतलब पहले 100 कम उत्पादकता वाले जिले इसके लिए चूज़ किए गए हैं। और कितने लोगों को फ़ायदा होगा, तो 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा, ऐसा बोला गया है बजट में। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 1.7 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना, ये बजट के दौरान ही अनाउंस हुई। इसके तहत जो IISc है और IITs जितने हैं उनको जो है तकनीकी अनुसंधान के लिए अगले 5 सालों में 10,000 फेलोशिप दी जाएगी। जो स्टूडेंट वहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं उनको फेलोशिप दी जाएगी। अगले 5 सालों में 10,000 जो है फेलोशिप प्रदान की जाएगी पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत। इसमें क्या होगा, तो इस रिसर्च वगैरह के लिए किया जा रहा है। तो ये पूरी हो गई 2025 तक की योजनाएं। अब उत्तर प्रदेश के एग्जाम में जितनी योजनाएं, मतलब उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, यूपी की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब कवर करेंगे। और इनमें से कुछ योजना की बात अभी जो है बजट में भी की गई थी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे बजट की बात आ जाएगी वो अलग से इंक्लूड करके इसी में लिख दिया गया है। बाकी अब बजट भी अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा यूपी के एग्जाम बेस्ड ये योजनाएँ हैं। BC सखी योजना ये 22 मई 2020 से शुरू हुई थी। ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित है, मतलब बैंकिंग की जानकारी देने के लिए। उद्देश्य आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं कि कोई भी योजना है उसका उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात करना, जिससे बैंक और जो सरकारी योजनाएं हैं वो आसानी से गाँव में पहुँच जाएँ। और इसके तहत अभी बजट जो ये यूपी वाला बजट था इस बार वाला, उसमें बताया गया है कि अब तक लगभग 39,500 BC सखी नियुक्त हो चुकी हैं। तो ये भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। 2020 की योजना है, मई 2020 की। ये मतलब इस तरह की जो छोटी मोटी योजनाएं होती है उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन जो बड़ी योजना रहती है उसकी एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल बहुत डीप में फैक्ट भी पूछ रहा है। तो 2020 की ये योजना है। फिर जो है इस बार जो एक बजट में इसकी भी बात की गई थी कि शून्य गरीबी यानी जीरो पॉवर्टी की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है जो 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ था, और इस बार भी इसके लिए एलोकेशन बजट में किया गया है 250 करोड़ रुपए। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद यूपी बजट जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस बार के बजट में शून्य गरीबी के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये याद रखिएगा। और 2 अक्टूबर 2024 से योजना शुरू हुई है। अब इस शून्य गरीबी अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लगभग मतलब 10 से 25 जो निर्धनतम परिवार हैं, सबसे गरीब परिवार हैं, उनकी वार्षिक आय को कम से कम 1,25,000 वार्षिक कर देना है। मतलब उनकी वार्षिक आय में वृद्धि करनी, कम से कम कितना कर देना है, तो 1,25,000 तक कर देना है हर ग्राम पंचायत में। और इसी जीरो पॉवर्टी के तहत जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड हमें पता है कि थोड़ा सा पिछड़े, इसमें कुछ सारी मतलब बहुत विषमताएं पाई जाती हैं बाकी एरिया से, तो इनके लिए भी अलग से एलोकेशन किया गया है 575 करोड़ रुपए और 425 करोड़ रुपए। 575 है पूर्वांचल वाला और बुंदेलखंड वाला है 425 करोड़ रुपए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जीरो पॉवर्टी वाला जो योजना है 2 अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी। इस बार के बजट में 250 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्धनतम परिवार की स्थिति को ठीक करना है। फिर एक है नंद बाबा दुग्ध मिशन, इसके बारे में भी इस बार बजट में भी है। UPPCS RO का जो एग्ज़ाम हुआ था, RO का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये अभी इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 6 जून 2023 में योजना शुरू हुई थी। इस बार के बजट में इसको 203 करोड़ रुपए आवंटित इसके तहत किए गए हैं, 203 करोड़ रुपए। और इसमें जो है दुग्ध उत्पादक जो होते हैं गांव में, उनको डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य पर दूध बेचने में मदद करना। मतलब जो पशुपालक हैं उनको उनके दूध का सही मूल्य मिल सके, उसके लिए जो है यहाँ पर मदद करने की बात की गई है। इसके अलावा चारा में भी मदद अनुदान, यानी मतलब कोई भी चारा वाला फार्म स्थापित करता है तो उसके लिए भी मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। और इसमें उन्नत किस्म की स्वदेशी गायों को पालने पर जोर दिया गया है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इसी के अंतर्गत एक योजना आती है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसके बारे में क्वेश्चन था कि इसमें जो स्वदेशी गाय रखी जाएंगी जो आती हैं इसमें कौन कौन सी गाय शामिल है। तो गिर है, साहीवाल है और थार पारकर है। इसी मतलब ये जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, दोनों में जो है स्वदेशी गाय की बात की गई है। और यही वाली जो है प्रजाति नस्ल होनी चाहिए, गिर, साहीवाल, थार पारकर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें। और इसी में जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है, इसमें 10 स्वदेशी गाय की एक यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार अनुदान देगी, जिससे कृषक जो है एक ऐसी इकाई स्थापित कर सकें जो बिजनेस की तरह उसको बड़ा कर सके। तो इसमें जो है सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, ये जो है 2018-19 में शुरू हुई थी। हर जो है योजना का डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहता, कुछ चीज़ें उसके बारे में इंपॉर्टेंट रहती हैं।
बजट में जैसे इस बार के बजट में 85 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं पंचायत प्रोत्साहन के लिए। इसके तहत गाँव में जो है उत्सव भवन बनाए जाएंगे जिसमें बारात और आयोजन वगैरह मतलब किया जा सके। तो उत्सव भवन की बात किसके तहत की गई है? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत। फिर है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीज स्वावलंबन नीति 2024 चलाई जा रही है। इस बार के बजट में जो है 251 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं 2025-26 में। और इसके अंतर्गत एक सीड पार्क विकास परियोजना भी संचालित है। सीड पार्क विकास परियोजना ये भी स्वावलंबन नीति, बीज स्वावलंबन नीति के तहत चल रही है। ये भी एक नीति याद रखिएगा। जो नीतियाँ वगैरह है, यूपी पीसीएस मेंस का पेपर 6 जो है उसमें बहुत नीतियों से क्वेश्चन आता है, मतलब नीतियां ही यूपी की पूछी जाती है पेपर 6 में। तो उसके लिए आप घटना चक्र की एक आती है नीतियां योजना वाली बुक, जो कि मेंस के लिए ही आप उसको पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्री में जो है जो फैक्ट थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, लेकिन मेंस में पूरा आपको नीति के बारे में पूरा सब कुछ लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज, तो वहाँ से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट एक आया है, 20 अगस्त 2024 में शुरू हुआ है रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो है स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो सके, स्कूल की स्थिति अच्छी हो सके जिससे बच्चे आएँ स्कूल में। तो इसके लिए है रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट। और पहला चरण इसका गोरखपुर से शुरू हुआ है, चरगावा ब्लॉक से। चरगावा ब्लॉक के 78% स्कूल जो है वहाँ से इसको शुरू किया जाएगा। सबसे पहले सीएम योगी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था 20 अगस्त को। और इसमें सहयोगी कौन सी कंपनी है? तो अशोक लीलैंड जो है इसकी सहयोगी कंपनी है, और यूपी का जो लर्निंग लिंक फाउंडेशन है वो दोनों आपस में सहयोग करके इसको बनाएंगे। कंपनी का नाम याद रखिएगा जो सहयोगी है रोड टू स्कूल में। और इसका उद्देश्य है नामांकन बढ़ाना, जो ड्रॉप आउट की समस्या है उसको रोकना, कौशल का विकास करना, अभिरुचि विकास करना, स्वास्थ्य देखभाल, सब कुछ इसमें शामिल है, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और ड्रॉप आउट ना लें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को आई थी। और इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे 40 ऐसे जिले जहां विश्वविद्यालय नहीं है वहां विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया जाएगा। 5 विदेशी और 60 श्रेष्ठ रैंकिंग वाले, जो NIRF की रैंकिंग जारी होती है उसके तहत जो श्रेष्ठ संस्थाएं हैं उनको 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें विदेशी भी शामिल हैं, विदेशी विश्वविद्यालय जो खुलेंगे। इसके अलावा कुल शिक्षा हेतु इस बार ये भी एक हाईलाइट है, समझ लीजिए इसका, कि यूपी बजट में इस बार शिक्षा के लिए कितना आवंटन किया गया है, तो 1.06 लाख करोड़ रुपए टोटल शिक्षा के लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए। और एक और चीज़ यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भी आने वाली है, जिसके तहत जो है 400 करोड़ रुपए इस बार बजट में रखे गए हैं। कॉलेज जाने वाली जो मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए जो है ये 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्कूटी के लिए। अब इसी के तहत एक मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन नीति है, जो कि 2016 में ही आ चुकी थी। इस बार बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं, याद रखिएगा, शिक्षुता प्रोत्साहन नीति के तहत। एक विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, जिसके तहत जो है 50 करोड़ रुपए इस बार आवंटित किए गए हैं। तो ये सब उच्च शिक्षा की बातें थी जो यूपी में उसी के अंतर्गत आती है, उच्च शिक्षा वाली नीति के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। बाकी बजट भी एक बार जरूर देखिएगा। एमसैंड नीति क्या है? ये अक्टूबर 2024 में आई थी, जिसका उद्देश्य नदी में जो बालू खनन होता है उसको रोकना था। इसके तहत कृत्रिम बालू का प्रयोग करके जो है जो प्राकृतिक बालू है उसका प्रयोग कम किया जाएगा। एमसैंड नीति यूपी की है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माटी कला योजना। इसके तहत जो है कुंभकारों को ऋण देने हेतु जो है 5 लाख तक का ऋण कुंभकारों को मिलेगा, जो काम कर रहे हैं मिट्टी के, मतलब बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो उनको बिना ब्याज का ऋण मिलेगा 5 लाख तक। लेकिन अगर कोई कुंभकार 8वीं तक पास है तो उसको जो है 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण मिलेगा। और इस बार के बजट में एक बात की गई थी कि मुख्यमंत्री माटी कला योजना बोर्ड स्थापित होगा। तो ये बोर्ड स्थापित करने के लिए 11.50 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। मुख्यमंत्री माटी कला योजना बोर्ड के लिए 11.50 करोड़। नेक्स्ट है संस्कृत छात्रवृत्ति योजना। ये अक्टूबर 2024 में आई थी। इसका उद्देश्य संस्कृत पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। तो इसके तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो नॉर्मल लोग हैं उनको जो है 300 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 10 महीने तक, और जो दिव्यांग है उनको 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा 10 महीने तक। तो ये याद रखिएगा, इसके तहत जो है 300 रुपये और 1000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी 10 महीने तक। और इसके तहत जो है सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ टाई अप किया है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक सोशल मीडिया पहल है, अगस्त 2024 में आई थी, जिसके तहत सरकार जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनसे टाई अप करेगी। जैसे आपने आजकल देखा होगा जो पंचायत वेब सीरीज़ थी वो अपना TVF अपना छोटा छोटा सा वीडियो लॉन्च कर रही है, यूट्यूब पे आप देखते होंगे। तो उसमें उस वीडियो के तहत बहुत सारी यूपी की योजनाएं बताई जाती हैं।
तो वो सब टाई अप आजकल बहुत हो रहे हैं। तो इसमें यही योजना है सोशल मीडिया पहल वाली, जिसके तहत 8 लाख रुपए पर मंथ तक इनकम हो सकती है अगर कोई ऐसा चैनल है जो यूपी की योजनाओं को प्रमोट करे। तो नेक्स्ट बात करेंगे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये जन अभियान एक चलाया गया था 20 जुलाई 2024 को, और इसका शुरुआत की गई थी कुकरेल नदी तट से, लखनऊ से शुरू हुआ था ये, और ये वहीं पे से शुरू हुआ था जहां अकबर नगर वाली पहले वो थी बस्ती, उसके बाद फिर जो उसको हटा के बनाया गया था वो सब वहीं से शुरू हुआ था 20 जुलाई 2024 को। और इसके तहत जो है 36.51 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए थे। सर्वाधिक पौधरोपण इस बार कहाँ हुआ था? सोनभद्र में। ये याद रखिएगा, ये कब अभियान चलाया गया था? 20 जुलाई 2024 को लखनऊ से। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। तो इसका जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में, और इसके तहत इस बार जो आवंटन हुआ है वो हुआ है 400 करोड़ रुपए का। 5 अप्रैल 2023 में शुरू हुई थी, पावर लूम से संबंधित है ये, और इसके तहत जो है 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और ये योजना क्या मतलब क्या काम करेगी? तो इसके तहत जो कंपनी वाले होंगे जो उनको अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी की बात यहाँ पर की गई है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल वगैरह कम आए, इसलिए ये है, और आसानी से जो है अपनी पावर लूम वाली फैक्ट्री चलाई जा सके। नेक्स्ट है ऑपरेशन भेड़िया एक चलाया गया था। ऑपरेशन भेड़िया जो है अगस्त 2024 में मेहसी तहसील से चलाया गया था, जो कि बहराइच की एक तहसील है। यहाँ पर भेड़ियों का झुंड जो है काफ़ी ज़्यादा फैल गया था और लोगों को हानि हो रही थी इससे, तो फिर इसी को भेड़ियों के झुंड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन भेड़िया। बस जिला याद रखिएगा बहराइच, और कौन सी तहसील कभी कभी पूछा जाता है तो सीधे मेहसी तहसील कहाँ पे? बहराइच में, वहीं पे ऑपरेशन चला था। फिर जो है मैत्री वन योजना, ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर हरियाली बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई। पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे सीमाओं पर, जैसे जो नेपाल के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर जितने भी जिले हैं, जो 7 जिले हैं, वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो यूपी की और अन्य राज्यों के साथ सीमा है वहाँ पर भी पेड़ लगाए जाएंगे, तो इसको हरियाली बढ़ाने के लिए सीमाओं पर। फाइलेरिया उन्मूलन मिशन चलाया गया है, जिसके तहत जो है 2026 तक उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया से मुक्त करना है, और केंद्र का जो लक्ष्य है वो 2027 है, यूपी का लक्ष्य 2026 है। तो याद रखिएगा यूपी 1 साल पहले ही इसका लक्ष्य है फाइलेरिया से मुक्त होने का। और इसके तहत एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया गया था, जो कि 5 से 15 फरवरी 2024 के बीच में चलाया गया था 17 जिलों में यूपी के। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान जो है 5 से 15 फरवरी के बीच में यूपी में चलाया गया था 17 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए। फिर है कन्या सुमंगला योजना, 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुई थी। इस बार जो आवंटन किया गया है 700 करोड़ रुपए। ये वाला आवंटन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कन्या सुमंगला योजना वाला, तो याद रखिएगा। 6 श्रेणी में इसमें जो है 6 बार में वो दिया जाता है पूरे धनराशि, और ये जो है 25,000, अभी तक 15,000 थी, अब ये 25,000 रुपये पर लाभार्थी हो गई है कन्या सुमंगला योजना के तहत। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानता, भ्रूण हत्या को रोकना, और जो लड़कियों की शिक्षा है, शादी है, उसके लिए जो है ज़्यादा परिवार वाले चिंता ना करें, इससे जो भ्रूण हत्या होती है उस सबको रोकने के लिए कन्या सुमंगला योजना। नेक्स्ट है महिला सामर्थ्य योजना, 2021 में आई थी 22 फरवरी 2021 को। इसके तहत उद्देश्य है इसका महिलाओं को लघु और कुटीर उद्योग से जोड़कर उन्हें सक्षम बनाना, और इसके अलावा इसके तहत जो महिलाएं हैं उनको कंपनियों को स्वामित्व मिल सके, इसलिए भी काम करना। महिलाओं को जो है ऐसे बनाना, इतना सक्षम बनाना कि वो किसी कंपनी का स्वामित्व ले सकें, कोई कंपनी अपने दम पे खड़ी कर सकें। तो इस तरह के लिए है ये महिला सामर्थ्य योजना। फिर जो है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये 21-22 में आई थी, 2021-22 के दौरान, और इस बार जो है बजट में इसमें 100 करोड़ रुपए इसका एलोकेशन किया गया है। याद रखिएगा सक्षम सुपोषण योजना है ये, और इससे मतलब महिलाओं बच्चों को लिए अच्छे से मतलब उनका पोषण करना, यही बात इसमें है। नेक्स्ट निषाद राज्य बोर्ड सब्सिडी योजना 2023 में आई थी 29 मार्च 2023 में, और ये जो है 2022-23 से 26-27 तक के लिए है। ये इस बार के बजट में इसमें नहीं है कुछ भी, लेकिन ये याद रखिएगा 2023 की योजना है ये, और 26-27 तक चलेगी ये। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 2 जून 2023 में आई थी। इसके तहत जो उद्देश्य है इसका, जो NRIs हैं, जो भारत के लोग बाहर कहीं रहते हैं, वो अपने पैतृक गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, और अपने पूर्वजों के नाम से बारात घर बनवा सकते हैं गांव में, या फिर सामुदायिक केंद्र बनवा सकते हैं, और उन्हें अच्छा फील हो इस सब के लिए, और इससे जो है गाँव का भी विकास होगा, और सरकार इसमें सहायता करेगी 40% की। 60% उन्हें अपना व्यक्तिगत रूप से खर्च करना पड़ेगा, और 40% सरकार देगी। नेक्स्ट है हॉट कुक्ड मील योजना, ये 24 नवंबर 2023 को आई थी, मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी 24 नवंबर 2023 को। इसके तहत 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए इसको शुरू किया गया था। हॉट कुक्ड मील उनको मिलेगा, खाना, गर्म खाना उनको मिलेगा। अभी तक जो है इतने छोटे बच्चों वाले में नहीं था, आंगनबाड़ी में नहीं था, ये अब शुरू हो गया है।
और इसका जो शुरुआत की गई है कंपोजिट एक स्कूल अयोध्या से की गई है, अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई थी। स्कूल चलो अभियान ये 4 अप्रैल 2022 से हुआ, श्रावस्ती से शुरू हुआ था स्कूल चलो अभियान 2022 में। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये जो है 15 फरवरी 2021 में शुरू की गई थी, जिसके तहत निःशुल्क कोचिंग वगैरह की व्यवस्था थी और इसमें नीट है या फिर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं यूपीएससी वगैरह यूपीपीसीएससी सब जो है इसके तहत आती हैं अभ्युदय योजना के। फिर जो है एक जिला एक उत्पाद जनवरी 2018 में आया था। एक जिला एक खेल 2022 में आ गया है। मुखबिर योजना एक है जो कि 2017 में आई थी 24 जून 2017 को, जिसके तहत लखनऊ से जो है कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इसको शुरू किया गया था मुखबिर योजना को। फिर ऑपरेशन कायाकल्प क्या है, तो जून 2018 में आया था ऑपरेशन कायाकल्प। वैसे एक 2015 में भी केंद्रीय एक योजना आई थी कायाकल्प योजना। तो कायाकल्प योजना जो है अस्पतालों वगैरह में सफाई से संबंधित थी। और ऑपरेशन कायाकल्प जो यूपी में आया है ये स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए है, जिसे डिजिटल बोर्ड वगैरह ये सब चीज़ों के लिए आया है ऑपरेशन कायाकल्प 2018 में। फिर है ग्रामीण अंत्येष्टि स्थल बनाने के लिए, इस बार जो है ये काफ़ी पहले की पुरानी योजना है अंत्येष्टि के लिए, मतलब योगी सरकार के भी पहले की है। तो इसके तहत आवंटन कितना किया गया है इस बार के बजट में 244 करोड़ रुपए, 244 करोड़ रुपए। डिजिटल लाइब्रेरी, ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, इसके तहत जो है जो आवंटन किया गया है 454 करोड़ रुपए किया गया है। ये सब गाँव में जो आवंटन होता है इन सब चीज़ों के लिए इसका जो है बजट एलोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आरओ या फिर जो है आप UPSSC की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो सब दे रहे हैं तो ये सब पूछ लिया जाता है। 244 करोड़ रुपए अंत्येष्टि के लिए और जो है ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 454 करोड़ रुपए। फिर उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना ये जुलाई 2021 में आई थी, जब कोविड चल रहा था उसी के दौरान जो है 0 से 18 साल के जो भी बच्चे अनाथ हो गए थे उनकी मदद के लिए आई थी बाल सेवा योजना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिएगा ईयर 2021। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यूपी के योजनाओं से। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ये सभी नोट्स वगैरह आपको UPPC SARO कंबाइंड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, CP WhatsApp करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रेट टाइम क्लासेस।